और मणिपुर के हालात पर संसद में सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है, लेकिन राज्य में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मणिपुर में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल इस मकसद से भेजे थे कि वहां राज्य पुलिस की कानून व्यवस्था ठीक करने में वो मदद करेगी, लेकिन ऐसे कई मामले अब सामने आ रहे हैं जिसमें राज्य पुलिस और सुरक्षा बल आपस में ही उलझते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ संसद में मणिपुर का विवाद चल रहा है और दूसरी तरफ मणिपुर में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल आमने सामने आ गए हैं। सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि बीते 24 घंटों में असम राइफल्स को बदनाम करने के कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। आज मणिपुर में मणिपुर के गृह विभाग, मतलब जो चीफ मिनिस्टर का विभाग है, वो आज असम राइफल्स पे एफआईआर दर्ज कर रहा है। एफआईआर दर्ज कर रहा है असम राइफल्स। असम राइफल्स है किसके तहत, किसके नीचे तहत काम करता है? गृह मंत्री अमित शाह जी की। तो ये क्या डबल इंजन चल रहा है, ये क्या जुगलबंदी चल रहा है? दरअसल ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि मणिपुर पुलिस ने सोमवार को असम राइफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और आतंकियों की मदद करने के संगीन आरोप भी लगाए। यही नहीं, सुरक्षा बलों का आरोप है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, उनकी मूवमेंट पर असर पड़ रहा है। हाल में ये वीडियो सामने आया जिसमें महिलाएं सुरक्षा बलों के आधार कार्ड चेक करती हुई नजर आईं। सेना का कहना है कि मणिपुर में कमांड किस तरह काम करे, इसे फिर से देखा जाए। मेरी गुजारिश है कि मणिपुर में हमें एकीकृत कमांड की संरचना को फिर से जांच करनी चाहिए, क्योंकि कमांड और कंट्रोल एकीकृत कमांड के साथ होना ही चाहिए। उधर भारतीय सेना ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सेना और असम राइफल मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम पहले से ही अस्थिर माहौल में हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रयास को रोकने के लिए अपने कार्यों में दृढ़ बने रहेंगे। दरअसल मणिपुर में अविश्वास की खाई इतनी बढ़ गई है कि उसे भरने में अब काफी वक्त लगेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि जब भी कभी कई फोर्सेस जो हैं वो ट्रबल प्रोन एरियाज में काम करती हैं तो इस तरह के विवाद जो हैं वो अक्सर सामने आ जाते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत ये काम किया जा रहा है ताकि इन विवादों से निपटारा किया जा सके और मणिपुर में जो शांति स्थिति है उसे दोबारा से बहाल किया जा सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्या बीजेपी के गढ़ गुजरात में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? आम आदमी पार्टी साफ तौर पर ऐसा कह रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। बीते साल गुजरात की नई स्टेट पार्टी और फिर इसी के चलते देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, और गुजरात और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस। क्या आगामी लोकसभा चुनाव ये दोनों पार्टी मिलकर लड़ेंगी? आम आदमी पार्टी का दावा है हाँ, इंडिया गठबंधन के तहत ऐसा ही होगा। स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन गुजरात में भी लागू होगा और हम गुजरात में भी इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग से चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही अगर ठीक से चला और होगा तो भाजपा गुजरात में 26 में से 26 लेकर नहीं जाएगी। गुजरात में भी हम इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे और उसमें आम आदमी और कांग्रेस भी लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। कांग्रेस के मुताबिक ये जल्दबाजी में दिया हुआ बयान है। कांग्रेस पक्ष की कोई भी गठबंधन की बात हो या कोई भी सीट शेयरिंग की बात हो, वो सारे निर्णय लेने की सत्ता किसी भी प्रदेश कक्षा पर किसी को भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हो या और कोई नेता हो, जिन्होंने निवेदन दिया है वो हमने भी आपके माध्यम से सुना है। कोई भी गठबंधन की घोषणा या तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा या फिर इंडिया अलायंस करेगी। हालांकि पिछले चुनावों के नतीजे देखे जाएं तो दोनों पार्टी मिलकर बीजेपी को कितनी कड़ी चुनौती दे पाएंगी ये कहना मुश्किल है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीते 2 चुनावों से सभी 26 सीटें बीजेपी जीत रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62% से अधिक वोट लेकर राज्य की सभी लोकसभा सीटें जीत ली थी। कांग्रेस को 32% वोट हासिल हुए थे। आपका कोई खास अस्तित्व नहीं था। जबकि 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 52.5% वोट के साथ
156 सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाया, जबकि कांग्रेस को 27.28% वोट मिले और 17 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी ने 12.92% वोट हासिल करके 5 सीट जीत ली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट मिलकर भी 40.2% होते हैं, जो बीजेपी के वोट शेयर 52.5% से बहुत कम हैं। हालांकि हर चुनाव अलग होता है, पिछले चुनाव के आधार पर अगले चुनाव के नतीजे नहीं निकाले जा सकते, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात को अपना अभेद्य दुर्ग बनाया है, उसे देखते हुए आज के हालात में तो यही कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों के लिए मिलकर भी बीजेपी को गुजरात में हराना बहुत मुश्किल है। अकेले लड़ने की तो बात ही क्या है। हिमांशु शेखर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। टमाटर की आसमान छूती कीमतों ने भले ही आपके पॉकेट का बोझ बढ़ाया हो, लेकिन कई किसानों की लॉटरी लग गई। देश में कई ऐसे किसान हैं जो करोड़पति बन गए। टमाटर की वजह से करोड़पति बनने वालों में नया नाम जुड़ा है कर्नाटक के राजेश का, जो अब बाइक की जगह एसयूवी खरीदने जा रहे हैं। साथ में घर बसाने का सपना भी पूरा होने वाला है। चामराजनगर के लक्ष्मीपुरा में 12 एकड़ में फैला राजेश का टमाटर फार्म। खेत में राजेश मजदूरों के साथ व्यस्त है। बम्पर फसल ने राजेश और उसके परिवार की किस्मत बदल दी। कितना कमाया ये तो राजेश नहीं बता रहे, लेकिन अब वो अपना घर बनवाने जा रहे हैं। साथ में एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं, फिर अपना घर बसाएंगे। सबसे पहले घर का काम करेंगे, उसके बाद एक कार खरीदूंगा और फिर शादी करूंगा। अभी शादी के लिए कोई लड़की देखी नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि टमाटर से हुई बम्पर कमाई से हमारी जिंदगी बदल गई है। राजेश के खेत में चहल पहल काफी है। मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया तो टमाटर की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ने पिछले सालों में हुए नुकसान की न सिर्फ भरपाई की, बल्कि उन्हें धनवान किसानों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इतनी कमाई आज तक नहीं हुई। पिछले 3 साल में जो उत्पादन हुआ और जो इस साल हुआ, उसका हिसाब ही अलग है। इतने सालों में अब तक जो भी तकलीफ पाई हमने, इस साल